सुप्रभात। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी। लेखक। प्रातःकाल महाशय प्रवीण ने 20 दफा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। महीनों से मीठी दूधिया चाय न मिली थी। दूध और शक्कर उनके जीवन के आवश्यक पदार्थों में न थे। घर में गए जरूर कि पत्नी को जगाकर पैसे मांगे, पर उसे फटे मैले लिबाफ में निद्रा मग्न देखकर जगाने की इच्छा न हुई। सोचा, शायद मारी सर्दी के बेचारी को रात भर नींद न आई होगी। इस वक्त जगाकर अच्छा न करूंगा। अब जाकर आंख लगी होगी। कच्ची नींद जगा देना उचित न था। सो चुपके से चले आए। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और किताब लिखने में तल्लीन हो गए, जो उनके विचार में इस शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी, जिनका प्रकाशन उन्हें गुमनामी से निकालकर ख्याति और समृद्धि के स्वर्ग पर पहुंचा देगा। आधा घंटे बाद पत्नी आंखें मलती हुई आकर बोली, क्या तुम चाय पी चुके? प्रवीण ने साहसी मुख से कहा, हाँ हाँ, पी चुका। बहुत अच्छी बनी थी। पर दूध और शक्कर कहाँ से लाए? दूध और शक्कर तो कई दिनों से नहीं मिलता। मुझे आजकल सादी चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। डॉक्टर की भी यही राय है कि हमेशा हमें सादी चाय पीनी चाहिए। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं। ये तो हमारे यहाँ के मधुर मधुर प्रिय रईसों की इजाद है। जाने तुम्हें फीकी चाय कैसी अच्छी लगती है। मुझे जगा क्यों ना दिया? पैसे तो रखे थे। महाशय प्रवीण फिर लिखने लगे। जवानी में ही उन्हें ये रोग लग गया था और आज 20 साल से वो उसे पाले हुए हैं। इस रोग में ही उनकी देह घुल गई है, स्वास्थ्य घुल गया है। 40 की अवस्था में बुढ़ापे ने आ घेरा है। पर रोग असाध्य था। सूर्योदय से आधी रात तक वो साहित्य का उपासक, अंतर जगत में डूबा हुआ, समस्त संसार से मुंह मोड़े हृदय के पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता रहता था। पर भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी की अभक्ति है। मन तो एक ही था। दोनों देवियों को एक साथ कैसे प्रसन्न करता? दोनों के वरदान का पात्र क्यों कर बनता? और फिर लक्ष्मी की कृपा केवल धनाभाव के रूप में न प्रकट होती थी। उसकी सबसे बड़ी निर्दय कीड़ा ये थी कि वह पत्रों के संपादक और पुस्तकों के प्रकाशक उदारता पूर्वक सहृदयता का दान भी न देते थे। कदाचित सारी दुनिया में उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र सा था। यहाँ तक कि इस निरंतर अभाव ने उसमें आत्मविश्वास को भी खत्म कर दिया। कदाचित अब उसे ये ज्ञात होने लगा था कि उसकी रचनाओं में कोई सार नहीं, कोई प्रतिभा नहीं, और ये भावना अत्यंत हृदय विदारक थी। ये दुर्लभ मानव जीवन यूं ही नष्ट हो गया। ये तस्कीन भी नहीं कि संसार ने चाहे उसका सम्मान न किया हो, पर उसकी जीवन कृति इतनी तुच्छ नहीं। जीवन की आवश्यकताएं घटते घटते संन्यास की सीमा को पार कर चुकी थी। अगर कोई संतोष था तो वो ये कि जीवन सहचरी त्याग और तप में उनसे भी 2 कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी। प्रवीण जी की दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी। अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात थी, इस देवी ने कभी माथे पर बल भी न आने दिया। सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आध घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो फिर व्यर्थ सिर क्यों खपाते हो? प्रवीण ने बिना मस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने में कम से कम ये संतोष तो होता है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ। ये इतने पढ़े लिखे आदमी नित प्रति हवा खाने जाते हैं, तो अपने समय का नाश करते हैं क्या? मगर इनमें अधिकांश वही हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं, जिनको मासिक वेतन मिलता है, या फिर ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका लोग आदर करते हैं। मैं ठहरा मिल का मजदूर। तुमने किसी मजदूर को हवा खाते देखा है? जिन्हें भोजन की कमी नहीं, उन्हीं को हवा खाने की भी जरूरत है। जिनको रोटियों के लाले हैं, उन्हें हवा खाने में आनंद नहीं आता। फिर स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि की जरूरत उन लोगों को है जिनके जीवन में आनंद है, स्वाद है। मुझे तो जीवन एक भार के समान है। इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रखने की अभिलाषा अब मुझ में नहीं है। सुमित्रा निराशा में डूबे शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। उसका दिल कहता था, इस तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी, चाहे लक्ष्मी की आकृपा रहे। किंतु प्रवीण महोदय अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशामय उषा की लाली भी दिखाई नहीं देती थी। एक रईस के यहाँ कोई उत्सव है। उसने महाशय प्रवीण को भी निमंत्रित किया है।
आज उनका मन आनंद के घोड़े पर बैठा नाच रहा है। सारे दिन इसी कल्पना में मग्न रहे कि राजा साहब किन शब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वह किन शब्दों में उनका धन्यवाद करेंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और किन महानुभावों से उनका परिचय। सारे दिन वह इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे और इस अवसर के लिए उन्होंने एक कविता भी रची, जिसमें उन्होंने जीवन की पूरे जीवन की तुलना एक उद्यान से कर दी। अपनी सारी धारणाओं की उन्होंने आज उपेक्षा कर दी, क्योंकि रईसों के स्वभाव, उनके मनोभावों को वो आघात नहीं पहुंचा सकते थे। दोपहर से ही उन्होंने तैयारियां शुरू की। हजामत बनवाई, साबुन से नहाए, सिर में तेल डाला। मुश्किल कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी, नए कपड़े नहीं बनवाए थे। उनकी दशा उनके दशा की जैसी जीर्ण हो चुकी थी। जरा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें जुकाम और सिर दर्द हो जाता था। उसी तरह वो अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला, झाड़ पोंछ कर रखा। सुमित्रा ने कहा, तुमने व्यर्थ ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लिख देते, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इन फटेहाल जाना इतना फटेहाल जाना और बुरा, और भी बुरा है। प्रवीण ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, जिन्हें हृदय ने जिनके हृदय में ईश्वर ने परख दी है, वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण देखते हैं, उनके चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ तो बात है कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जमींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, एक साधारण लेखक हूँ। लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती है। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं। सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बोली, तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गए हो। मैं कहती हूँ कि राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे पहले कपड़ों पर पड़ेगी। सरलता जरूरी चीज है, अच्छी है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि आदमी फूहड़ बन जाए। प्रवीण को इस कथन में कुछ सार जान पड़ा। विद्वत जनों की भांति उन्हें भी अपनी भूल को स्वीकार करने में विलंब न होता था। बोले, मैं समझता हूँ दीपक जल जाने के बाद जाऊं। मैं तो कहती हूँ जाओ ही मत। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक क्षुधा होती है। तुम पूछोगी, क्षुधा क्यों होती है? इसलिए कि ये हमारे आत्म विकास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के सूक्ष्मांश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंश में पूर्व के गुणों का होना लाजमी है। इसलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता। सुमित्रा ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिनसे लिया है उसे देने की नौबत नहीं आई। अब मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता। प्रवीण ने एक क्षण के बाद कहा, हम्म, दो एक पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं। शायद कल तक आ जाएं। और अगर कल उपवास ही करना पड़े तो क्या चिंता। हमारा धर्म है हमारा काम करना। हम काम करते हैं, तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो दोष मेरा नहीं, मर ही तो जाऊंगा। हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं। संसार का काम ज्यों का त्यों चलता है। फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे। मौत डरने की वस्तु नहीं है। मैं तो कबीर पंथियों का कायल हूँ, जो अर्थी गाते बजाते ले जाते हैं, और मैं इससे नहीं डरता। तुम ही कहो, मैं जो कुछ करता हूँ, इससे अधिक कुछ और करने की शक्ति है मुझ में? सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग हंसी दिल लगी आमोद प्रमोद करते हैं, मैं कलम लिए बैठे रहता हूँ। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। होली के दिन भी मैंने तातिल नहीं मनाई। बीमार भी होता हूँ तो लिखने की फिक्र सवार रहती है सिर पर। सोचो, तुम बीमार थी और मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय न पाता था। अगर दुनिया नहीं कदर करती, ना करे। उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई और ओट है, इससे मुझे प्रयोजन नहीं। मेरा भी ऐसा कौन मित्र परिचित संबंधी है जिसका मैं आभारी नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है। संतोष इतना ही अच्छा है कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते। मेरी कुछ आर्थिक मदद ना कर सके, पर उन्हें मुझसे सहानुभूति अवश्य है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी है। आज वह अवसर तो आया है कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया। फिर सहसा उन पर एक नशा सा छा गया। गर्व से बोले, नहीं, मैं अब रात को न जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है। उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा। जिसे रईस और राजा आमंत्रित करें, वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता।
राजा साहब साधारण नहीं है, वो इस नगर के नहीं है, भारत के विख्यात रईसों में है। और अब अगर कोई नीचा समझे तो वो खुद नीचा है। संध्या का समय है। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन, सड़े जूते और बेढंगी सी टोपी पहने घर से निकले। खामख्वाह बांगड़ उचक्के से मालूम होते थे। डील डोल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो इस ठाट में भी एक शान होती। स्थूलता स्वयं रूप डालने वाली वस्तु है, पर साहित्य सेवा और स्थूलता में विरोध है। अगर कोई साहित्य सेवी मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं, लोच नहीं, हृदय नहीं। दीपक का काम है जलना। दीपक वही लबालब भरा होगा ना जो जला ना हो। फिर भी आप अकड़े जाते हैं। एक एक अंग से गर्व टपक रहा है। यूं घर से निकलकर दुकानों से आंखें चुराते गलियों से निकले जाते थे, पर आज वो गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे हैं। आज वह तकाजों का दंदा शिकन जवाब देने को तैयार है, पर संध्या का समय है। हर एक दुकान पर ग्राहक बैठा है, कोई उनकी तरफ देखता नहीं। जिस रकम को वो अपनी हीनावस्था में दुर्विचार समझते थे, वे दुकानदारों की निगाह में इतनी जोखिम न थी कि जाने पहचाने आदमी को सरे बाजार टोकते, विशेषकर जब आज वो किसी से मिलने जाते हुए मालूम होते थे। प्रवीण ने सारे बाजार का चक्कर लगाया पर जी न भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, वह भी निष्फल। तब वह खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज जी बिसाते का कारोबार करते थे। बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम न चुका सके थे। प्रवीण को देखकर बोले, महाशय जी, अभी तक छतरी के दाम नहीं मिले। 150 ग्राहक मिल जाएं तो दिवाला ही हो जाए। अब बहुत दिन हुए। प्रवीण की बाछे खिल गई, दिली मुराद पूरी हुई। बोले, भूला नहीं हूँ हाफिज जी, इन दिनों काम इतना ज्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था। रुपए तो हाथ नहीं आते, पर आपकी दुआ से कदर निशानों की कमी नहीं। दो चार आदमी घेरे ही रहते हैं। इस वक्त राजा साहब, अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। दावत है, रोज ऐसा कोई ना कोई मौका आता ही रहता है। हाफिज समद प्रभावित होकर बोला, अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? ठीक है, आप जैसे बाग मालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। सुभान अल्लाह, आप इस जमाने में यकता हैं। अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीब को न भूल जाइएगा। राजा साहब की अगर निगाह हो जाए तो फिर क्या ही पूछना। एक पूरा बिसाता तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना आमदनी है उनकी। प्रवीण को 2.5-3 लाख कुछ तुच्छ जान पड़े। जबानी जमा खर्च है तो 10-20 लाख कहने में क्या हानि है। बोले, 2.5-3 लाख? आप तो उन्हें गाली देते हैं साहब। उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का अंदाज तो 20 लाख का है। इलाका है, मकानात हैं, दुकानें हैं, ठीका है, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़ी नम्रता से कहा, ये दुकान आप ही की है जनाब, बस इतना ही अर्ज करें। अरे मुरादी, जरा 2 पैसे के अच्छे से पान तो बनवा ला आपके लिए। आइए, 2 मिनट बैठिए, कोई चीज पसंद हो तो दिखाऊं, आपसे तो घर का वास्ता है। प्रवीण ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो मुआफ करिए, वहां देर होगी, फिर कभी हाजिर होऊंगा। यहाँ से उठकर वह कपड़े वाले की दुकान के सामने रुके। मनोहर दास नाम था। उन्हें खड़े देखकर आंख उठाई। बेचारा इन्हीं के नाम को रो बैठा था। समझ लिया, शायद इस शहर में है ही नहीं। शायद इस शहर में है ही नहीं। समझा रुपए देने आए हैं। बोला, भाई प्रवीण जी, आपने तो बहुत दिनों से दर्शन ही नहीं दिए। रुक कर कई बार भेजा, मगर प्यादे को आपके घर का पता न मिला। मुनीम जी, जरा देखो तो आपके नाम क्या है। प्रवीण के प्राण तकाजों से सूख जाते थे, पर आज वह इस तरह खड़े थे मानो उन्हें कवच धारण कर लिया है, जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता। बोले, जरा इन राजा साहब के यहाँ से लौटाऊं तो निश्चिंत होकर बैठूं। इस समय जल्दी में हूँ। राजा साहब पर मनोहर दास के कई हजार रुपए आते थे, फिर भी उनका दामन न छोड़ता था। एक के 3 वसूल करता। उसने प्रवीण जी को ऊंची श्रेणी में रखा, जिसका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए महाशय, राजा साहब एक दिन के हैं, हम तो 12 मास के हैं भाई साहब। कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाइए। अब तो होली आ रही है, मौका हो तो जरा राजा साहब के खजांची से कहिएगा, पुराना हिसाब किताब है, बहुत दिनों से पड़ा है। अब तो सफाई हो जाए। हम सब ऐसा कौन सा नफा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब ना हो। प्रवीण ने कहा, इस समय तो पानवान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब मुझे जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है और मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो अपना भी धर्म है कि उनको मेरे कारण कष्ट ना हो। हम तो गुण ग्राहक चाहते हैं, दौलत की भूखी नहीं। अपना कोई सम्मान करे, उनकी गुलामी करते हैं हम। अगर किसी रियासत को घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं। प्रवीण राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुंचे तो दिए जल चुके थे।
अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थी। वर्दीपोश दरबान द्वार पर खड़े थे। एक सज्जन मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। प्रवीण जी को देखकर वह जरा झिझके, फिर उन्हें सिर से पांव तक देखकर बोले, आपके पास नवेद है? प्रवीण की जेब में नवेद था, पर इस भेदभाव पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्हीं से क्यों नवेद मांगा जाए? औरों से भी क्यों न पूछा जाए? बोले, जी नहीं, मेरे पास नवेद नहीं है। अम अमर आप अन्य महाशयों से नवेद मांगते हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, वरना मैं इस भेद को नहीं मानता और अपने लिए अपमान की बात समझता हूँ। आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीण जी आए थे, द्वार से लौट गए। नहीं नहीं महाशय, अंदर चलिए, मुझे आपसे परिचय न था। बेअदबी की माफी। आप ही ऐसे महानुभावों से तो महफिल की शोभा है। ईश्वर ने आपको वह वाणी प्रदान की है कि क्या कहना। इस व्यक्ति ने प्रवीण को कभी न देखा था, लेकिन जो कुछ उसने कहा वह प्रत्येक साहित्य सेवी के विषय में कह सकते हैं और हमें विश्वास है कि कोई साहित्य सेवी इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रवीण अंदर पहुंचे तो देखा बारादरी के सामने विस्तृत और सुसज्जित प्रांगण में बिजली के कुमकुमे पर अपना प्रकाश फैला रही है। मध्य में एक हौज है। हौज में संगमरमर की परी, परी के सिर पर फव्वारा, फव्वारे की फुहारें रंगीन कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी मालूम होती थी मानो इंद्रधनुष पिघलकर ऊपर से बह रहा है। हौज के चारों ओर मेजें लगी हुई थी और मेजों पर सफेद मेजपोश, ऊपर सुंदर गुलदस्ते। प्रवीण को देखते ही राजा साहब ने कहा, आइए आइए, अब की हंस में आपका लेख देखकर दिल फड़क उठा। मैं तो चकित हो गया। मालूम ही ना था कि इस नगर में आप जैसे रतन भी छिपे हैं। फिर उपस्थित सज्जनों से उनका परिचय देने लगे। आपने महाशय प्रवीण का नाम तो सुना होगा। ये आप ही हैं। क्या माधुर्य है, क्या ओज है, क्या भाव है, क्या सूझ है, क्या चमत्कार, क्या प्रभा। वाह वाह, मेरी तो जैसे आत्मा ही नृत्य करने लगती है। एक सज्जन ने जो अंग्रेजी सूट में थे प्रवीण को ऐसी निगाह से देखा मानो वो चिड़ियाघर का कोई जीव हो और बोले, आपने अंग्रेजी के कवियों का भी अध्ययन किया है? बायरन, शैली, कीट्स? प्रवीण ने रुखाई से जवाब दिया, जी हाँ, थोड़ा बहुत तो देखा है। आप इन महाकवियों से किसी रचना का अनुवाद कर दें तो आज हिंदी भाषा की अमर सेवा करें। प्रवीण अपने को बायरन, शैली आदि व्यंजना सभी अंग्रेजों की रुचि के अनुकूल था। उनका अनुवाद करना वह अपने लिए गौरव की बात न समझते थे, उसी तरह जैसे वे उनकी रचनाओं का अनुवाद करना अपने लिए गौरव की वस्तु न समझते। बोले, हमारे यहाँ आत्मदर्शन का अभी इतना अभाव नहीं कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगे। मेरा विचार है कि कम से कम इस विषय में भारत अब भी पश्चिम को कुछ सिखा सकता है। यह अनर्गल बात थी। अंग्रेजी के भगत महाशय ने प्रवीण को पागल समझा। राजा साहब ने प्रवीण को ऐसी आंखों से देखा जो कह रही थी, जरा मौका महल देखकर बातें करो, और बोले, अंग्रेजी साहित्य का क्या पूछना, कविता में तो वह अपना जोड़ ही नहीं रखता। अंग्रेजी के भगत महाशय ने प्रवीण को सागर्भ नेत्रों से देखा। हमारे कवियों ने अभी तक कविता का अर्थ ही नहीं समझा, अभी तक वियोग और नक्सिक को कविता का आधार बनाए हुए हैं। प्रवीण ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मेरा विचार है कि आपने वर्तमान कवियों का अध्ययन नहीं किया, या किया तो उतरी आंखों से। राजा साहब ने जब प्रवीण की जबान बंद कर देने का निश्चय किया, आप मिस्टर प्रांजपे हैं प्रवीण जी, आपके लेख अंग्रेजी पत्र में छपते हैं और बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। इसका आशय ये था कि अब आप न भय किए। प्रवीण समझ गए, प्रांजपे के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। विदेशी वेशभूषा और भाषा का यह भक्त जाति द्रोही होकर भी इतना सम्मान पाए, ये उनके लिए असह्य था, पर करते क्या। उसी वेश के दूसरे सज्जन आए। राजा साहब ने तपाक से उनका अभिवादन किया और बोला, आइए डॉक्टर चड्ढा, कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर साहब ने राजा साहब से हाथ मिलाया और फिर प्रवीण की ओर जिज्ञासा भरी आंखों से देखकर पूछा, आपकी तारीफ? राजा साहब ने प्रवीण का परिचय दिया। आप महाशय प्रवीण हैं, आप भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं। डॉक्टर साहब ने खास अंदाज से कहा, अच्छा, आप कवि हैं, और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ गए। फिर उसी वेश के एक और महाशय पधारे, नामी बैरिस्टर थे। राजा साहब ने उनसे भी प्रवीण का परिचय कराया। उन्होंने भी उसी अंदाज से पूछा, अच्छा, आप कवि हैं, और आगे बढ़ गए। यही अभिनय कई बार हुआ और हर बार प्रवीण को यही दाद मिली, अच्छा, आप कवि हैं। ये वाक्य हर बार प्रवीण के हृदय पर एक नया आघात पहुंचाता था। उसके नीचे जो भाव था उसे प्रवीण खूब समझते थे। उसका सीधा साधा आशय ये था कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो, पकाओ, यहाँ तुम्हारा क्या प्रयोजन, तुम्हारा इतना साहस कि तुम इस सभ्य समाज में बेधड़क आओ। प्रवीण मन ही मन अपने ऊपर झुंझला रहे थे। निमंत्रण पाकर उन्होंने खुद को धन्य माना था, पर यहाँ आकर उन्होंने जितना अपमान महसूस किया, उसके देखते तो वह संतोष की कुटिया स्वर्ग थी। उन्होंने अपने मन को धिक्कारा।
तुम जैसे सम्मान के लोभियों का ये दंड है। अब तो आँख खुली, तुम कितने सम्मान के पात्र हो। तुम इस स्वार्थमय संसार में किसी के काम नहीं आ सकते। ना उन्हें तुम्हारे द्वारा कोई मुकदमा पाने की आशा है। डॉक्टर या हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करें? उन्हें तुम्हारे घर बिना फीस आने की इच्छा नहीं। तुम लिखने के लिए बने हो, लिखते जाओ। बस। और संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। सहसा लोगों में हलचल मच गई। आज के प्रधान अतिथि का आगमन हुआ। महाशय हाईकोर्ट के जज थे। इसी उपलक्ष्य में ये जलसा हो रहा था। राजा साहब ने लपक कर जलद हाथ मिलाया और आकर प्रवीण से बोले, आप अपनी कविता तो लिख ही लाए होंगे। प्रवीण ने कहा, मैंने कोई कविता नहीं लिखी। सच? तब तो तुमने गजब ही कर दिया। अरे भले आदमी, अब तो कोई चीज लिख डालो। दो ही चार पंक्तियां हो जाएं। बस ऐसे अवसर पर एक कविता का पढ़ा जाना लाजमी है। मैं इतनी जल्दी कोई चीज नहीं लिख सकता। मैंने व्यर्थ ही इतने आदमियों से आपका परिचय कराया। बिल्कुल व्यर्थ। अरे भाईजान, किसी प्राचीन कवि की कोई चीज सुना दीजिए। यहाँ कौन जानता है? जी नहीं, क्षमा कीजिएगा। मैं भाट नहीं, कथक हूँ। ये कहते हुए प्रवीण जी तुरंत वहां से चल दिए। घर पहुंचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था। सुमित्रा ने प्रसन्न होकर पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरी वहां कोई जरूरत ना थी। चलो, चेहरा खिला हुआ है, खूब सम्मान हुआ होगा। हाँ, सम्मान तो जैसी आशा थी वैसा ना हुआ। खुश बहुत है। इसी से आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया। मैं दीपक हूँ और जलने के लिए बना हूँ। आज मैं इस तत्व को भूल गया था। ईश्वर ने मुझे ज्यादा बहकने न दिया। मेरी एक कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं आज ये तत्व पा गया कि साहित्य सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है। और वो कहकर सुमित्रा की तरफ मुस्कुरा दिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता, सॉरी, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ना और समझना अपने आप में एक साहित्य की तपस्या के जैसा ही महसूस करती हूँ मैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी श्रोतागण भी इसी तपस्या भाव में खुद को महसूस कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो आप अपने विचार इस कहानी के संदर्भ में मेरे साथ ज़रूर साझा करें। और आपकी सारे विचारों के, सारे सुझावों के इंतज़ार में आपकी दोस्त आपके साथ हमेशा रहेगी। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।